हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के मेथड देखे थे कि किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आगे का स्टेप देखते हैं। देखिए, यहाँ तक अपन ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। उसके बाद जो अपना टॉपिक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है अपन कर चुके हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो है अपन सॉल्व कर चुके थे। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें चार क्वेश्चन दिए मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वीडियो में, उसमें ये क्वेश्चन किया था। इसमें देखिए संख्या अपने को कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। और यहाँ पर कितनी कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या। तो 3 संख्याएं हो तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जैसे 2 संख्या वाला किया था उसी प्रकार से अपन 3 वाला करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ चौथा, इसका 6, 72 और 120 वाला। तो 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो देखिए। तो आपको निकालना है 6 का, 72 का और 120 का एचसीएफ और एलसीएम। ये देखते हैं। तो सबसे पहले इनके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 6 से। तो 6 के फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर होंगे, 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार और 3 का जाता है 3 में 1 बार। फिर उसके बाद 72 के करते हैं। इकाई का 2 है इसलिए 2 का भाग जाएगा। 2 3 6, 7 का 1 बच गया, 1 के आगे 2 लेते 12 हो गए, 2 6 12। फिर 2 से 3 में 1 बार, 1 बच गया, 16, 3 8 16, सॉरी 2 8 16। फिर उसके बाद 2 से 18 में 9 बार, फिर 9 आ गया इस वजह से 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, और फिर 3 का 1 बार। इस प्रकार से 72 के एलसीएम हो गए, सॉरी अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर उसके बाद 120 के करते हैं। इकाई का अंक शून्य है इसलिए 2 का भाग जाएगा, 2 का 12 में 6 बार और शून्य का शून्य। फिर इकाई का अंक शून्य है तो 2 का भाग जाएगा। वैसे इकाई का अंक शून्य होता है तो 5 का भी भाग जाता है, तो 5 का भी दे सकते हैं, लेकिन अपन 2 से करते हैं। 2 3 6, शून्य का शून्य। फिर इकाई का अंक शून्य है, 2 का भाग, 2 एकम 2, 3 का 1 बच गया, 1 के आगे 0 लेते ही 10, 10 में कितनी बार, 5 बार। फिर इकाई का अंक 5 है इसलिए 2 का नहीं जाएगा, और क्योंकि 15 है इसलिए 3 का भाग जाएगा, 3 का 15 में कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का 5 में 1 बार। ये इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 6 को लिखते हैं सबसे पहले। 6 इक्वल टू क्या बना, 2 × 3। फिर 72 को लिखते हैं। 72 में देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, घातांक रूप में लिख दिया। ये कौन सा रूप है, घातांक रूप में। फिर 120 है। 120 देखिए 2 2 2 3 बार है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 की पावर 3 हो गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ही रहेगी, और 5 की पावर भी 1 नहीं रहेगा, एक एक बार ही है इसलिए पावर 1 लगाने की जरूरत होती नहीं है। एचसीएफ लास्ट वीडियो में मैंने समझा दिया था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है उसकी न्यूनतम घात वाला, और उन सब की आपस में क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में से वो गुणनखंड देखेंगे जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें। देखिए यहां पर 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए क्या हुआ, एक तो हुआ 2, ये देखिए इसमें भी था, इस 72 में भी है, 120 में भी है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 2 इंटू, और भी कॉमन है तो बोलेंगे 3 इसमें है, 6 में, 3 72 में भी है, और 3 120 में भी। तो ये भी उभयनिष्ठ गुणनखंड माना जाएगा, कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद यहाँ कोई फैक्टर नहीं है 6 में, इसके अलावा 72 में भी कोई फैक्टर नहीं है, ये 5 और बच गया। अब 5 को देखा जाए तो ये कॉमन नहीं है। अगर कोई इसमें भी 5 हो जाता, 5 की घात 2 और आ जाता, मान लीजिए अगर ये 5 की घात 2 इसमें भी आ जाता, 72 में भी, और यहाँ भी आ जाता, लेकिन 6 में नहीं होता, तो हम उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड उसको नहीं मानते, तीनों में कॉमन होना जरूरी है। तो इस वजह से इसको यहाँ है नहीं, तो इसको हटा रहा हूँ वापस।
तो ये ध्यान रखना। तो 2 इंटू 3, अभी इसकी न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ पर जो 6 है उसकी घात है 1, और इसमें घात कितनी है 3, और इसमें भी घात कितनी है 3। तो कॉमन घात और न्यूनतम घात एक घात वाला यानी 2 ही है, और 3 में भी देखते हैं यहाँ एक घात है, 6 में, 72 में 2 घात है, और 120 में एक घात है, तो एक घात वाला ही कॉमन माना जाएगा। तो न्यूनतम घात वाला 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। फिर बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में सारे फैक्टर, जितने भी फैक्टर है वो सारे फैक्टर लिखेंगे। अब फैक्टर इसमें हमें पता है कि 2 फैक्टर बना है, 3 भी बना है, और 5 भी बना है, सारे फैक्टर। इसमें जो कॉमन है वो तो लेने ही लेने हैं, इसके अलावा बिना कॉमन जो है वो भी फैक्टर आपको लेने हैं, गुणनखंड वो भी लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम में मैक्सिमम पावर जो है वो लेते हैं, जो भी फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ 6 में 1 पावर है, 72 में 2 पावर है, और 120 में 3 पावर है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की 3 है। इसी प्रकार 3 की मैक्सिमम पावर 6 में कितनी है 1 है, और यहाँ पर 72 में कितनी है 2 है, और यहाँ पर 120 में कितनी है 1 है। तो मैक्सिमम पावर 3 की पावर कितनी है 2 है। और इसी प्रकार 5 है, उसकी पावर क्या है 1 ही है, तो यही रहेगा। तो अब इन सब की गुणा कर देते हैं। 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 3 की घात 2 कितना होता है 9 इंटू 5। अब सबको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 8, 8 9 में 72, और 72 इंटू 5 360। तो ये एचसीएफ आ गया और ये एलसीएम आ गया। तो इस प्रकार से 3 संख्या दी होती है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है। ध्यान यहाँ रहे कि यहां पर वेरीफाई वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, जो सत्यापित करते हैं वो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, जो पिछले में लगाया था सत्यापित। मान लीजिए कि सत्यापित कीजिए तो ये सत्यापित वाला नहीं आएगा। सत्यापित में फॉर्मूला क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। तो यहां संख्या कितनी होती है 2 होती है तो ही लगता है। यहां कितनी होगी 6, 72 और 120 कितनी हो गई 3 हो गई। एक 120 ये 3 संख्या हो गई, इस वजह से ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो 2 संख्या वाला वही ध्यान रखना है, 2 संख्या में ही लगता है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने कर चुके हैं, ये जो क्वेश्चन था इसमें ये जो 2 संख्या 336 और 54 का अपन ने करा था। अब ये देखिए ये यहाँ पर इसको वेरीफाई करके बताया हुआ है। तो वेरीफाई कब होता है जब 2 संख्या हो। देखिए यहाँ 336 और 54 2 संख्या थी तो वेरीफाई था एचसीएफ और एलसीएम गुणा के। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका है, ये देखिए ये अपना सोल्व हो चुका है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये 3 क्वेश्चन इसको आपको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखा जाए 17, 23 और 29। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, हाँ ये बहुत अच्छी चीज आई है दिमाग में मेरे। देखिए 17, 23 वाला यही देखते हैं। मान लीजिए संख्या हो 17, 23 और 29, ये 3 संख्या है, और इसमें कह दे एचसीएफ कितना होगा या एलसीएम कितना होगा। तो ये भी बता सकते हैं। ये एक नंबर में बनने के पूरे चांस होते हैं। एक नंबर में पूरे चांस कैसे होते हैं कि 2 संख्या कोई भी दे दी, जैसे 17 दे दी और 23 दे दी और 29 3 मान लेते हैं, तो उसमें एचसीएफ निकालने का पूछ सकता है क्या होगा। तो यहां पर वही गुणनखंड करने पड़ते हैं, 17 के गुणनखंड करते हैं। देखिए सबसे पहले 17 के फैक्टर करते हैं। तो 17 हम जानते हैं कि 17 में सिर्फ 17 का भाग जाता है एक, तो 17 का एक बार। इसी प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 में 23 का जाएगा एक बार, और 29 में 29 का जाएगा एक बार। ये सारे प्राइम नंबर है। तो 17 का फैक्टर हुआ 17 ही, 23 का फैक्टर हुआ 23, और 29 का फैक्टर क्या हुआ 29। तो यहां पर देखिए जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में मैंने कहा था जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ फैक्टर जो भी होता है, कॉमन फैक्टर जो भी होता है, उसकी न्यूनतम घात लेते हैं।
लेकिन यहाँ पर तो इसमें देखा जाए 17 है, इसमें 23 है और इसमें 29 है, कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है। जब संख्याओं में फैक्टर कॉमन नहीं होता तो वहां HCF कितना होता है, 1 होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि दो अलग अलग, जैसे एक संख्या और लेता हूं तो HCF हो गया। LCM की बात करें तो LCM में सारे ही होते हैं। यहाँ देखिए LCM में सारे फैक्टर 17 इंटू 23 इंटू 29 इन सब की गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन मैंने साथ में करवा दिया है। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे एक दे दिया 25 आपको और एक 9 दे दिया, इसका बताइए HCF क्या होगा। तो HCF हम देखेंगे 25 के जो फैक्टर करेंगे वो 5 इंटू 5 बनेंगे और 9 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 बनेंगे। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो HCF जहां कॉमन फैक्टर नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखना, ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि दो अलग अलग दे दे और उसमें पूछ ले क्या होगा। तो ये ध्यान रखना आप इस तरीके से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन ये बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है देखिए। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसके अनुसार अपन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ओके, देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन दैट HCF 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। यानी HCF आपको दे दिया 9, LCM आपसे फाइंड करना है। HCF कितना दे दिया, 9 दिया है, LCM आपको याद करना है। तो जब HCF और LCM में से एक दे दें और दूसरा पूछे और संख्या दे दें तो आपके पास एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, क्या चीज, देखिए दोबारा देखिए इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के एक छोटी सी चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या क्या टाइप का बन सकता है। इधर देखिए क्या बन सकता है। देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए आपको दे दे, एक फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। ये होता है। इसमें क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक नंबर का इक्वेशन बनने की पूरी संभावना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दे और LCM या HCF में से एक मान दे दे और दूसरे को क्या करना हो, फाइंड करना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी चीज, दोनों संख्याओं का गुणनफल की बजाय दोनों संख्या अलग अलग दे दे, दोनों संख्या क्या दे दे, अलग अलग दे दे और HCF या LCM में से एक दे दे तो भी ये निकाला जा सकता है। या दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या आपसे पूछे और HCF और LCM आपको दे दे तो भी ये निकाला, फॉर्मूला इसी से निकालेंगे अपन। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको HCF दे दिया, LCM पूछा है। तो HCF क्या दिया हुआ है, सोल्व करने का तरीका जो है वो भी देख लेना। जो गिवन है सबसे पहले वो लिखो, HCF 306,657 इज इक्वल टू 9। ये दो नंबर है यानी 306 और 657 का HCF ये 9 दे दिया। पूछा है LCM 306 और 657 का कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो ये गिवन था, ये ज्ञात करना है। हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। यही होता है, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी दो संख्याओं का गुणा। अब संख्या, पहली संख्या थी 306 और दूसरी संख्या है 657, तो दोनों का गुणा बराबर HCF इंटू LCM। HCF कितना है 9 इंटू LCM हमें पता नहीं तो LCM का LCM लिख दे। अब हमें LCM ज्ञात करना है तो LCM के जो भी गुणा में है वो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो ये 9 कहां जाएगा, इसके डिवाइड में। तो 306 गुणा 657 भाग 9 बराबर हो जाएगा LCM।
अब इसको 9 से काट के देख लेते हैं। 9 से ये कट रहा है, 6 3 9, 9 से ये पूरा पूरा कट रहा है, तो 9 3 27, 30 का 3 बच गया 36, 9 चौक 36, तो क्या बचा 34 गुणा 657, ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसकी गुणा कर लेना, यही आपका क्या होगा एलसीएम। जो भी होगा गुणा करके आप देख लेना, 657 को 34 से गुणा, ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, चेक कर लेता हूं मैं, ये आएगा 22,338, ये एलसीएम आ जाएगा इसको गुणा करेंगे तो। ओके, फिर नेक्स्ट, तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ था, दो संख्या दे दी, एचसीएफ या एलसीएम में से एक दे दिया तो निकाला। अगला ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने अपने तरीके से लिया है, ये भी देखते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यहां संख्या अलग अलग नहीं देके इसका क्या दे दिया, गुणनफल दे दिया, वो है 1296। इनका मैस है, मैस है मतलब एचसीएफ वो है 6, तो लेस है यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो वही जो है फॉर्मूला गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो वो लिखो, सॉल्यूशन पूरा तरीके से करना है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, पूरे 100 में से 100 मार्क्स अपने को लाने हैं, तो उस हिसाब से करने हैं। और इसका मैस है, मैस है या जिसको कह सकते हैं HCF इक्वल टू 6 है, तो फाइंड द लेस है, तो लेस से ज्ञात कीजिए, यानी कि LCM ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल सीधा डायरेक्ट, दोनों संख्या अलग अलग नहीं देखी, गुणा करके सीधा दे दिया 1296, और ये 6 है, इंटू एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो 6 इधर भाग में आ जाएगा, 6 का भाग 12 में 2 बार, और 9 में 6 एकम 6, 9 का 3 बच गया 36, 9 चौक 6 36, तो एलसीएम कितना आ गया 216। इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, और एचसीएफ और एलसीएम देख के संख्या भी पूछी जा सकती है। जैसे इसमें पूछ लेता कि एक संख्या है 306, जैसे इस चौथे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए क्या आपको दे दे कि एचसीएफ है 9, एलसीएम यही जो आंसर है वही ले लेता हूं 22,338 है, और एक नंबर वन नंबर जो है, एक नंबर दे दे आपको 657, तो फाइंड सेकेंड नंबर या अदर नंबर, तो भी फॉर्मूला यही लगाना है। दूसरा एक जो नंबर निकालना है उसकी जगह जो फाइंड नंबर करना है उसको x मान लेंगे, तो x गुणा क्या कर लेंगे 657, और बराबर 9 इंटू एलसीएम की जगह हो जाएगा 22,338। अब ये x के गुणा में जो है इधर भाग में जाएगा, कट कूट के जो भी आंसर आएगा वापस कितना आ जाएगा 300 जाएगा। इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हो गए। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। फिर आगे ये क्वेश्चन 1-2 नंबर का बनने के पूरे चांस रहते हैं कि इर्रेशनल नंबर, √3 कर लेना, यहाँ √3 है ना, इर्रेशनल यानी √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, तो ये सिद्ध करते हैं अपन। √3 जो है कैसे इर्रेशनल नंबर है उसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर क्या है, रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देख लें, पहले हिंदी मीडियम वाले देख लेते हैं। सॉल्यूशन, जो भी संख्या दी गई है उसका विपरीत मानना है, उसका क्या करना है, विपरीत मानना है। मतलब आपको ये प्रूव करना है सो दैट कि √3 एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो उसको रेशनल मानना है।
तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है? परिमेय संख्या है। अतः √3 बराबर a/b, जहां शर्त ये होती है b नॉट इक्वल टू 0, तथा जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। इस लाइन का अर्थ समझना क्या है, ये समझना क्या चीज कह रहा हूं मैं। देखिए, इसको थोड़ा सा अलग लेके मैं समझाता हूं। देखिए, कोई भी जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0 रूप में लिखा जा सकता है। a/b यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। अंश बटा हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, बस इस रूप में लिखा जाता है तो वो परिमेय संख्या होती है। साथ में ये कहा जाता है a और b क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। a और b क्या होते हैं? पूर्णांक। लेकिन हमने जो माना है इसमें सह अभाज्य क्यों माना है? सह अभाज्य का भी ध्यान रखना कि ये सह अभाज्य क्यों लिखा है। सह अभाज्य का मतलब, जैसे एक संख्या लिखी है मैंने 12/15, तो ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? समझना इसको अच्छे से, ये परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या को मैं काट भी सकता हूं। देखो, 3 के पहाड़े से दोनों कट रही है। 3 के पहाड़े से 3 चौक 12 और 3 के पहाड़े से 15, 5 बार, तो 4/5। तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब यहां देखिए, ऊपर था 12, 15 और यहां है 4, 5। इसका मतलब क्या है? ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या में क्या फर्क है? इसमें और इसमें यह फर्क है कि ऊपर वाली जो भी संख्या थी वो सह अभाज्य नहीं थी। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य का मतलब है कि अगर परिमेय संख्या जो ली है हमने, उसमें ऊपर वाली के गुणनखंड करे और नीचे वाले के गुणनखंड करे, तो गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संख्या 12 और 15 3 कॉमन गुणनखंड था, इसलिए कट गई। तो कटने के बाद जो नंबर बना है वो भी परिमेय संख्या है। तो वो कैसा परिमेय संख्या है? सह अभाज्य। तो सह अभाज्य का मतलब है a और b में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ सह अभाज्य का मतलब क्या है? सह अभाज्य का मतलब है कि जैसे यहाँ 4 और 5 है, तो 4 और 5 में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो होती है सह अभाज्य संख्या। तो यहां पर ये हमने साथ में सीधा ले लिया कि सह अभाज्य नंबर है। कैसा नंबर है? सह अभाज्य। तो इसको रफ कर देता हूं मैं। तो ये मैंने छोटी सी चीज पहले समझा दी है अच्छे से, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। लोग इससे डरते हैं, लेकिन अपने को डरना नहीं है। डर के आगे क्या है? जीत है। और उस जीत से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, और प्यारा सा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, ये देखिए, ये स्टार्ट करते हैं इसी को वापस। तो a और b क्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब a और b जो माना है, a और b कोई पूर्णांक है, उस पूर्णांक में कॉमन नहीं है कुछ, तो कॉमन नहीं है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ इसको, इसी को लेता हूं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। चलो इसको, ठीक है। अब समीकरण 1 से ही देखते हैं। 1 से ये जो b है इधर गुणा में भेज देता हूं। √3 b बराबर a। अब यहां से रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ग, या शुरू में पहले ही वर्ग कर देता हूं। चलो पहले वर्ग कर देता हूं ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो कोई। और आपके समीकरण 1 वर्ग कर रहा हूं। वर्ग क्यों कर रहा हूं? रूट हटा रहा हूं, ये देख 3 के ऊपर से। तो समीकरण 1 का वर्ग
करने पर। तो जैसे ही वर्ग करेंगे √3 का वर्ग बराबर a बटा b का वर्ग। फिर देखिए √3 का वर्ग, रूट और वर्ग एक दूसरे से कट जाते हैं, हट जाते हैं, तो 3 बराबर a का वर्ग बटा b का वर्ग, दोनों के अलग अलग हो गया। फिर यहाँ से इसके बट्टा में 1 मान लेता हूँ तो b स्क्वायर के गुणा में चला जाएगा 3, तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से भी b स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी a स्क्वायर बटा 3। तो यहाँ से इससे क्या मतलब निकलता है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ देखिए कि a स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, उत्तर आ रहा है b स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे यही लाइन, a स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः जब कोई संख्या का जो वर्ग होता है वो किसी नंबर से कटता है तो वो संख्या जो a है वो भी 3 से कटेगी, अतः a भी 3 से विभाजित होगी। ये समीकरण कह देता हूं उसको 2 नंबर। तो a किससे कट रही है, 3 से कट रही है। तो इस लाइन जैसे ये b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3 था, इसको हमने थ्योरेटिकल रूप में लिखा है a स्क्वायर 3 से विभाजित है, a स्क्वायर 3 से विभाजित, तो a भी किससे विभाजित हुआ 3 से। तो a 3 से विभाजित हुआ, इसका क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग निकला a में जब 3 का भाग लगाएंगे तो उत्तर कुछ न कुछ आएगा। अब कुछ न कुछ उस उत्तर को मान लेता हूं c, तो यहां से a की वैल्यू क्या बनी 3c। अब a बराबर 3c समीकरण कौन सी में रखते हैं, 2 में रखते हैं, ये जो है इसके अंदर। तो a बराबर 3c समीकरण 2 में रखने पर, रखिए जरा, ओके रखो, इसमें रख रहे हैं, इसमें यहाँ b स्क्वायर का b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह a की जगह ये मान, तो 3c का होल स्क्वायर, क्योंकि a पे स्क्वायर था, बट्टा 3। तो यहाँ से क्या बना देखिए 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर बट्टा 3, तो b स्क्वायर बराबर क्या बना 3 से ये 9 कितनी बार कटता है 3, तो 3c स्क्वायर, फिर 3 इधर भाग में आ जाएगा, तो b स्क्वायर बट्टा 3 बराबर c स्क्वायर। तो यहाँ से फिर एक मीनिंग निकलती है, क्या निकलती है, जैसे यहाँ से ये लाइन बनाई थी हमने ये, वैसे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर कितने से 3 से विभाजित है, अतः b भी 3 से विभाजित होगा। अब b 3 से विभाजित होता है, ये समीकरण नंबर दे देता हूँ 3। अब शुरू में हमने जब एजम्पशन माना था उसमें क्या कहा था, उसमें कहा था ये देखिए ये लाइन, जहां a और b या a व b से अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन समीकरण 2 कहती है a 3 से विभाजित है और समीकरण 3 कहती है b भी 3 से विभाजित है। तो समीकरण 2 और 3 से देखिए क्या बना, समीकरण 2 व 3 से a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि दोनों a भी 3 से कट रही है, b भी 3 से कट रही है, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ 3 हुआ। अब दोनों का गुणनखंड 3 हुआ, अतः a, b से अभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब
जो पूर्व धारणा हमने माना था, इसका मतलब हुआ हमारा या हमारी पूर्व धारणा जो कि √3 परिमेय संख्या है वह गलत है, क्योंकि हमने सबसे पहले यही माना था √3 परिमेय संख्या है, ये पूर्व धारणा थी, अपनी पूर्व मान्यता थी। तो ये क्या है, गलत है। इसलिए हम कहेंगे √3, अब जो परिमेय नहीं है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो परिमेय की बजाय क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आप करना, और √2 के साथ √5 के साथ ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे करना है, बस 3 की जगह एक में 2 होगा और एक में 5 होगा, बिल्कुल ऐसा कैसा, जहाँ 3 है वहां क्या करना है, 2 या 5 करना है, और सेम टू सेम आप करेंगे इसको। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। अब बढ़ते हैं अपने इसके इंग्लिश वाले की तरफ, थोड़ा इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। ये देखिए, ओके सेट कर लेते हैं पहले इसको। ये देखिए, ये देखिए क्या कहा है इसने, ये कह रहा है √3 इज ए रूट है, ठीक है। तो लेट इंग्लिश में कैसे करेंगे सॉल्यूशन, लेट √3 is an irrational number। ओके, ये मान लिया, दस आता है, दस √3 इक्वल टू फॉर्म क्या हो जाएगी इरेशनल नंबर की, a/b, b नॉट इक्वल टू 0, एंड वेयर a and b are co-prime integers। ओके, ये होगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर, ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर, बाय स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, करते ही रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू a²/b², सीधा कर दिया, यही चीज़ थी स्क्वायर, है ना, इसको मैंने सीधा कर दिया। तो यहाँ से b² इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 3b² इक्वल टू a², तो b² इक्वल टू क्या बना, a²/3। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, a² में डिवाइड कर रहे हैं 3 का, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 3, thus a is also divisible by 3। जब किसी संख्या का स्क्वायर जो होता है वो किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो वो नंबर जो होता है वो उसी नंबर से डिवाइड होगा। ओके, तो वो संख्या जो होती है डिवाइड होती है। आगे देखो, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन के a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब ना a/3 इक्वल टू एक अलग सा नंबर मान लेते हैं c, तो a इक्वल टू 3c, तो पुट a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन, देखिए सॉरी इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो इसमें a की जगह 3c पुट करने पर जैसे ही करेंगे तो b² इक्वल टू a² की जगह 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3, 3 का स्क्वायर 9, c² अपॉन 3, 3 से 9 3 टाइम्स कटेगा, तो b² इक्वल टू 3c², तो यहाँ से b² के अपॉन में आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में c²,
तो यहाँ क्या मतलब हुआ इसका फिर मतलब हुआ, यहाँ लिख देता हूँ कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, thus b is also divisible by 3। ओके, क्योंकि बी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो बी भी 3 से कटेगा, तो ये समीकरण नंबर होगी 3। अब देखिए हमने कहा था कि जो है ये को प्राइम इंटीजर है, लेकिन समीकरण 2 कहती है कि a 3 से डिवाइड हो रहा है और समीकरण 3 कहती है कि b 3 से डिवाइड हो रहा है। तो a और b कौन से बाय इक्वेशन 2 एंड 3, a and b is divisible by 3, so common factor of a and b is 3। ओके, अब a और b का कॉमन फैक्टर 3 हो गया, तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है a और b का कॉमन फैक्टर 3 है, इसका मतलब 10 a and b are नॉन को प्राइम इंटीजर। हमने शुरू में प्राइम इंटीजर माना था, को प्राइम, लेकिन नॉन को प्राइम इंटीजर्स। ओके, तो हमारी क्या होगी नाउ फर्स्ट assumption is incorrect। फर्स्ट assumption incorrect है, so √3 is an irrational number। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रूव वाला समझ में आ गया होगा अच्छे से, फिर भी इसको थोड़ा सा दोबारा देखना, कोशिश करना, अच्छे से आ जाएगी। अगला नेक्स्ट इरेशनल में क्या है, यहाँ भी रूट कर लेना, मिस प्रिंट है, ये इस प्रकार से आ गया। जो लास्ट वाला क्वेश्चन में दो इरेशनल √2, √3, √5 ये डायरेक्ट पूछा गया था। अब की वाले क्वेश्चन में देखिए ये √3 आ गया, साथ में 5 माइनस। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, ध्यान रखना। एक चीज और यहाँ कुछ बेसिक क्लियर कर लेना, मेन इसमें बेसिक है कि अगर किसी एक मिनट, ओके, तो बैटरी डिस्चार्ज है, तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन वैसे आप खुद करेंगे। अगर किसी रेशनल नंबर में ऐड करें किसी इरेशनल नंबर को, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करें या माइनस करें, तो जो नंबर आता है इरेशनल। कैसा आता है, इरेशनल। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाए तो कैसी संख्या आती है, अपरिमेय। इसी प्रकार परिमेय संख्या में गुणा या भाग करें अपरिमेय संख्या, तो उत्तर क्या आता है, अपरिमेय संख्या। बस एक शर्त होती है, ये जो परिमेय संख्या है वो शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर शून्य हो गई, शून्य को किसी संख्या से गुणा करते हैं शून्य आ जाता है, तो शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि अशून्य परिमेय संख्या यूं कह सकते हैं। अशून्य परिमेय संख्या गुणा या भाग करें तो
अपरिमेय संख्या आती है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है, परिमेय संख्या, और रूट जिस पे रूट लगा होता है वो अपरिमेय होती है। ठीक है, तो 5 परिमेय और √3 अपरिमेय, दोनों का घटाव कर रहे हैं, कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय। तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी सारा मैंने इसमें कवर करवा दिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 8696546262। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन है आप इस पे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।